ऐसा लगता था कि कोई दिल से लगता था कि कोई ना आए हमारे घर में, और लोग भी सोचते थे कि हम इनके घर में ना जाएं। मतलब कोई आता भी नहीं था और हम किसी को बुलाते भी नहीं थे, और सिर्फ हमारे यहाँ आरसीएम के ही लोग आते थे, जो हमारे अपलाइन लोग होते थे। तो ये लोग आते थे बस, और लोगों को लेकिन आज तक पता नहीं चला मोहल्ला में कभी किसी को कि इनके यहाँ का, मतलब हमारे यहाँ का जो माहौल था वो आरसीएम से पूरा भर गया था। और उस समय यानी कि जब खाने के लिए नहीं होता था तो हम लोग सिर्फ 6 महीने लगातार, मेरी छोटी बच्ची उस समय पेट में थी, और 6 महीना हमको यानी कि चावल हम लोगों ने खा करके रहे, दोनों टाइम तीनों टाइम हम लोग चावल ही खाते थे। रोटी यानी कि बनाने की आटा ही नहीं होता था, गेहूं ही नहीं होता था कि हम लोग रोटी बनाए। लेकिन जब कभी बाई चांस 2-4 किलो आटा ला लेते थे तो हम उसको क्या करते थे, कहीं छुपा के रख देते थे कि हमारे जो अपलाइन आते हैं तो इनको कभी ना पता चले कि ये लोग क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। तो मैं उनके लिए खाली रोटी बना देती थी, तो ये लोग खा लेते थे, लेकिन हमारे बच्चे हम लोग दाल चावल ही खाते थे। और जहां तक कि सर भी बोलते थे मैं भी दाल चावल ही खा लूंगा, सर के लिए रोटी बना दो, क्योंकि सर 2 दिन के लिए आए हैं, 3 दिन के लिए आए हैं। तो इस तरीके करके यानी कि चैलेंज हुआ। लेकिन एक बार क्या हुआ, लड़के की हमारी तबीयत खराब हो गई और लड़की की भी तबीयत खराब हो गई, दोनों के। और वो जो बड़े वाले दाने बोलते हैं वो निकल आए थे, लेकिन इतना ज्यादा मतलब तकलीफ हो गई थी, इतनी ज्यादा कि रात भर यानी कि दोनों को बुखार इतना ज्यादा था। लेकिन अगर आज के डेट में वही मैं बुखार याद करती हूँ तो आज कितने सारे हॉस्पिटल हम लोग चेंज कर लेते हैं, लेकिन उस समय पैसा नहीं हुआ करता था। सारी रात मैंने पट्टी रख करके अपने बच्चों के ऊपर ऐसी दीवार में ऐसी टेका लगा करके बैठी थी, और सर काटोल चले गए थे। और जब सर दूसरे दिन आए तो इन्होंने बोला कि आप हॉस्पिटल ले जा लेना था, बुखार की दवा ला लेना था। बच्चे एकदम बहुत ही मतलब बेहाल थे, दोनों बच्चे। लेकिन कहते हैं कि हॉस्पिटल पास में था, लेकिन पैसे नहीं हुआ करते थे। तो लेकिन ऊपर वाले ने काफी सपोर्ट किया, यानी मैं बस कपड़े से ही, पट्टी से ही बुखार कम कर दी, और धीरे धीरे करके बिना दवा खाना ले जाए मेरे बच्चे भी अच्छे हो गए। और उसके बाद में एक बार क्या हुआ, छोटी वाली लड़की जो थी तो ऐसे ही खेल रही थी, और खेलते खेलते वो गिर गई, और गिरने के बाद उसका जो पीछे का सिर होता है वो उसका सिर इतना फट गया। अगर मैं डॉक्टर के पास लेकर के जाती तो कम से कम उसको, मैं बता रही कि कम से कम 11 से 12 टाके लगते, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने के लिए पैसा नहीं था। दुपट्टा था, दुपट्टा उसको सिर में ऐसे लगा दी, और लगाने के बाद में पूरा मेरा व्हाइट दुपट्टा पूरा रेड हो गया। घर में नेवासिल पाउडर रखा हुआ था, हमने उसको लगा दिए। और सर भीलवाड़ा में थे, और उसको हॉस्पिटल नहीं ले गए। छोटी सी बच्ची थी, करीबन 2-2.5 साल की थी, और बहुत ही ज्यादा ब्लड गया, इतना ज्यादा ब्लड गया। लेकिन हॉस्पिटल पास में था, पैसे नहीं थे। फिर वहां से सर आए तो सर काफी अपने आप में यानी कि ये मायूस हुए, कहे कि बताइए। और मतलब मजे इतने मजबूत थे कि कभी कोई दर्द होता था, कभी कोई तकलीफ होती थी तो पापा आए हैं तो कभी बताते नहीं थे, और आज भी उसी तरीके के। तो यानी इस तरीके का जो हमने चैलेंज देखा। लेकिन आज के डेट में जिन लोगों को हम आरसीएम बताने के लिए जाते थे, हम लोग बताते थे तो कहते थे पहले आप कामयाब हो जाओ, बाद में हम आएंगे। आज वही व्यक्ति अभी हमको कभी जब मिलते हैं तो कहते हैं कि आपने हमको अच्छे से नहीं बताया था, क्योंकि हम अच्छे से बता रहे थे लेकिन हमारे पास कामयाबी नहीं थी। लेकिन आज हमारे पास कामयाबी आ गई है। जिस जगह पे हम लोग किराए के मकान में रहते थे, आज वही लोग वहीं किराए के मकान में। और जब हम लोग आज जाते हैं तो अपने 4 व्हीलर से जब हम उतरते हैं वहां पे, तो लोग कहते हैं क्या आरसीएम चल ही रहा है क्या। तो यानी अभी भी लोगों को पता नहीं है कि आरसीएम चल रहा है कि आरसीएम बंद हो गया है। लेकिन आज यही कहना चाहूंगी, जो भी हम पहले किराए के मकान में रहते थे, हम ऊपर के रूम में रहते थे, बच्चे ज्यादा तेज अगर खेलते थे दौड़ते थे तो मकान मालिक आ जाता था। तो मुझे उस समय काफी यानी कि अंदर से बड़ा आग लगती थी कि क्या बच्चों की उम्र है तो खेलेंगे नहीं क्या। तो वो आकर के हमेशा चिल्लाने लगते थे, तो मैं हमेशा सर जी को बोलती थी क्या हमारा घर नहीं बनेगा क्या खुद के, ताकि हमारे बच्चों की अभी उम्र है तो खेलेंगे। तो इस तरीके करके हमने जब, तो बोले क्यों नहीं बनेगा, अपन जो सिस्टम कर रहे हैं तो इससे तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन हमने जब घर अपना बना लिया तो आज मुझे मतलब
महसूस नहीं होता है कि क्या मेरा खुद का अपना घर है। जब वो मेरा घर सिर्फ नीचे नीचे का बना था, डी कुमार सर घर पे आए हुए थे तो कह रहे थे कि ये पिलर है ना, ये पिलर के ऊपर अभी कितनी मंजिल बोले खड़ी हो जाएगी। तो आज डबल फ्लोर का मेरा मकान बन चुका है। तो बस सर की कभी कभी मुझे बात याद आती है, डी कुमार सर की, जब मैं कभी अकेले में रहती हूँ। वो बोलते हैं कि पिलर मजबूत करिए, पिलर मजबूत करिए, यानी अपने नीचे रॉयल्टी और टेक्निकल मजबूत करिए, यही हमारे पिलर हैं। तो वाकई में अगर हम रॉयल्टी और टेक्निकल अपन मजबूत करते हैं तो ये हमारे पिलर हैं, क्योंकि मुझे घर से एहसास हुआ कि नीचे फाउंडेशन कितना मजबूत है तो आप ऊपर कितनी अच्छी बिल्डिंग बना सकते हैं। तो बस यही दिमाग में अभी रख करके और इसी तरीके का अभी जो भी हमारे नीचे में है, बस उनके हम सपने दिखाते हैं और सपने दिखा करके आज इस तरीके का यानी कि ये काम करते हैं। और काफी यानी चैलेंज रहा जिंदगी में, क्योंकि अब इतने दिन की चैलेंज जो भरी कहानी है तो वो एक दिन में तो बता नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं सारे लोगों से यही कहना चाहूंगी कि जो भी चैलेंज है, जो भी दिक्कतें हैं दुनिया में, अगर आप इस सिस्टम को अगर आप अच्छे से दिल से और लगन से अगर करते हैं और ज्यादा नहीं, मात्र और मात्र अपने आप को 4 से 5 साल अगर आरसीएम में समर्पित कर देते हैं दिल से जान से, तो आने वाला जो 7 पीढ़ी है वो आपका एकदम सही साठ हो जाएगा। कभी आपके घर में पैसे के लिए तो कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। कि जिस तरीके आज मैं पैसे पैसे के लिए मोहताज होती थी, मैं पता है 4-4 5 साल हो गया था, करीबन 5 साल हो गया था, बहन के यहाँ की शादी थी, सगी बहन के बेटे की शादी थी, वो शादी में भी हम नहीं गए। छोटी वाली हमारे बहन थी, उसके 2 बेटियों की शादी थी, लगातार 2 बेटियों की शादी थी, उस शादी में भी हम नहीं गए, कोई बर्थडे में भी नहीं गए। कितने कार्ड आते थे शादी के कार्ड आते थे, रख लेते थे, लेकिन हमको पता ही नहीं रहता था कब की तारीख है, कब की क्या शादी है। लोगों ने काफी यानी सगे में जब हम शादी में नहीं गए, अपने सगी बहन के यहाँ शादी में नहीं गए, तो उन्होंने कहा तुम लोगों को ना ज्यादा क्या बोलते हैं, जान पहचान बहुत ज्यादा इंडिया लेवल से हो गई है ना, इसीलिए रिश्तेदारों को बोले भूल रहे हो। लेकिन उस समय उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, लेकिन मेरा काम था सुनने का, मैंने उनको पलट के जवाब नहीं दिया। लेकिन मुझे पता था दूर दराज में शादी है, जाऊंगी, पैसा भी लगेगा, समय भी जाएगा, क्या मतलब आएगा। क्योंकि सर ने बोला था एक बार सुजीत सर आए थे घर पे, उन्होंने बोला था ये छोटी छोटी जो खुशियां है ना, इनको बड़ी खुशियां पाने के लिए इनको त्यागना पड़ेगा। तो दिमाग में बस वही लॉक लग गया था कि ये तो छोटी छोटी खुशियां हैं, क्या आज से शादी ब्याह खत्म हो जाएगा क्या, अभी तो शुरुआत हुई है। तो इस तरीके करके हम कोई शादी ब्याह में, कोई बर्थडे पार्टी, कोई फंक्शन में, कहीं पे भी जाने का बोले तो एकदम से हम लोग संकल्प ले लिए थे कि जाना ही नहीं है। लेकिन फ्रेंड आज मैं बता रही हूँ कि आज के डेट में भी मैं शादी ब्याह में बहुत कम, जो एकदम खास होते हैं वहीं जाती हूँ। लेकिन अब तो हालांकि अभी सुजीत सर बोल दिए हैं कि अब आप फ्री हो गए हैं, अब आप जा सकते हैं, लेकिन अभी कहते हैं कि अभी कहाँ फ्री हुए, अभी तो डी कुमार सर ने बोल दिया है स्टार रूबी, तो अभी स्टार रूबी पे जाना है। लेकिन बस इतना ही कहना चाहूंगी और बहुत अच्छा लगा आज मुझे बोलने का मौका दिया। ग्रेट बहुत अच्छा सुन करके तो थोड़ा आंख भर आएगी मैडम, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद कि आपने लोगों को जगा दिया। विनोद भाई जी, हम लोग जानते नहीं थे सर की, मैम खुद ही लीडर है सर। नहीं देखिए, आज पहली बार मुझे पता चल रहा है कि इतना स्ट्रगल की है। स्ट्रगल तो मुझे पता था, लेकिन अभी इन्होंने कहा ना कि मैं आटा छुपा के रखती थी कि रोटी बनाएंगे, कि हमारे अपलाइन आएंगे तो उनको खिलाएंगे। मैं एक्चुअली रोटी दाल का ही नाम लेता था कि रोटी दाल ही आप बनाना, और आज मुझे पता चल रहा है कि आटा छुपा के रखती थी कि डी कुमार सर आएंगे तो उनको रोटी बना के खिलाएंगे। देखिए मैं क्या बताऊं, आज मैं बड़ा इमोशनल हो रहा था इनकी आवाज को सुन के। और मैं जब भी जाता हूं नागपुर तो ये जबरदस्ती रोज ये स्टेशन पे आ जाते हैं। मैं कितनी बार बोला हूं कि यार मेरे लिए होटल करना भाई, आप प्लीज। मैं अवॉइड करता हूं अपने साथियों के घर पे रुकना, लेकिन ये स्टेशन पे पहुंच जाते। आज तक ऐसा नागपुर कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं गया और स्टेशन पे इरोज जी ना आया, और मेरा ब्रीफकेस छीन लेते हैं, मेरे हाथ में रहता ही नहीं, और सीधा बोलते हैं सर जिधर मैं जा रहा हूं आप पीछे चलो।
न दाहिने न बाएं न लेफ्ट न राइट। और जबरदस्ती मेरे को घर ले जाके वहां बोलते हैं सर इतना बड़ा घर मैं बनवाया किस लिए, पूरा ऊपर का फ्लोर इन्होंने बुक कर रखा है अप्लायंस के लिए। तो ऐसे लोग हैं, ऐसी व्यवस्था इन्होंने किया है, इतना कॉन्फिडेंस है। तो बिना देर किए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में आज के हीरो, आज के स्टार आदरणीय इरोज बेग जी। एक बार जोरदार तालियां। वेलकम। थैंक यू सर। पूरे भारत को गुड आरसीएम, जय आरसीएम। इश्तियाक बेग का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दरअसल मैडम स्टोरी बता रही थी, मैडम तो वो स्टोरी बता रही थी जो घर में थी। जब ने हम आरसीएम की शुरुआत किए थे 2007 में, तो आरसीएम से पहले तो मैं 14 साल की उम्र से सिलाई करता था, और 14 साल की उम्र से टेलर का काम इसलिए करना पड़ा दोस्तों क्योंकि किसी कारणवश मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको उस समय पे WCL का जॉब लग गया था। WCL का जॉब पापा को लगा था, लेकिन किसी कारणवश मुझे भी नहीं पढ़ाए, मेरी एक बहन भी है उसको भी नहीं पढ़ाए। मेरी मम्मी किसी तरीके से, 3 बहन है, हम एक भाई है। 2 बहनों को मेरी मम्मी किसी के कहने पे जबरदस्ती स्कूल में नाम लिखा दी थी, और 2 बहनें, एक बहन 10 क्लास तक पढ़ी है, 2 बहनें 10 क्लास तक हैं, लेकिन एक भाई एक बहन मैं और मेरी एक बड़ी बहन वो अनपढ़ रहे, पढ़ना लिखना नहीं आता था हमको कुछ भी। तो इसलिए मुझे 14 साल की उम्र से मुझे कपड़े सिलने का काम करना पड़ा। टेलर का काम मैं कर रहा था। जब मैं टेलर का काम करना शुरू किया तो मेरे पास एक मशीन थी, एक मशीन से मैंने 4 मशीन बनाई। टेलर के काम से मैंने मोटरसाइकिल खरीद ली, कैसा भी करके। घर के लोग मना करते थे, मोटरसाइकिल भी मैंने खरीदी थी टेलर के काम से, तो उसको दूसरे के घर में रखा था। 4S चैंपियन करके मोटरसाइकिल मैंने खरीदी। फिर 2007 में मुझे आरसीएम मिला सुबह के 7 बजे। एक व्यक्ति पानठेले पे आरसीएम का प्लान दिखाता है और बताता है कि नमक खाने से, साबुन लगाने से लाखों रुपए आएंगे, आपके जिंदगी बदल जाएगी। मुझे उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता है, लेकिन एक मीटिंग में मुझे इनवाइट करता और एक मीटिंग में मैं जाता हूं तो पहली बार जिंदगी में मैं सुनता हूं रॉयल्टी जैसी इनकम। पहली बार सुनता हूं कि जिंदगी भर पैसे के लिए काम नहीं करना है। 5 से 10 साल एक ऐसा काम है कि सिर्फ 5 से 10 साल आप काम करेंगे और आपको जीवन भर पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। उस मीटिंग में रॉयल्टी जैसा शब्द मैं पहली बार जिंदगी में सुना था कि एक ही बार पैसे के लिए काम करना है, जिंदगी भर नहीं करना है। तो मीटिंग ने मेरी जिंदगी बदली। मैं बिजनेस को शुरू किया, लेकिन बिजनेस मेरे लिए नया था, मुझे कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी। बस इतना पता था उस समय 1500 रुपए में 3 शर्ट पैंट के कपड़े मिलते थे। मैं जब ज्वाइन किया था 2007 में, मुझे अच्छे से याद है कि 10 दिन में मैंने 60 ज्वाइनिंग कराई थी। मेरा थोड़ा गुडविल अच्छा था, सामाजिक मैं कार्य करता था, थोड़ा सा लोगों से जुड़ा था, टेलरिंग का काम था, लेकिन उसके साथ मेरा सामाजिक काम था। 60 ज्वाइनिंग कराई। 70 का स्लैब था उस समय, मुझे याद नहीं है। 70 का स्लैब मुझे मिला था। 1800 कुछ रुपए की इनकम आई थी, पहली इनकम। उसके बाद दूसरे महीने में भी ज्वाइनिंग हुई, ज्वाइनिंग नहीं होती थी। तो उसके बाद फोन आता है जब मैं ज्वाइनिंग कराता हूँ, तो शायद मुझे पता नहीं, थोड़ा सा आज बताते कि मेरे बिजनेस के वजह से कई अपलाइन जो थे जिनकी रॉयल्टी आई थी, तो उसमें फिर अपलाइन यहाँ पे आना शुरू किए। उसमें से आदरणीय डी कुमार सर, जो आज 1000 रूबी पूरे भारत में एक एक व्यक्ति को बनाना चाहते हैं, इस साधारण से लड़के पे विश्वास किया। सर का फोन आता है, बेग साहब आपने तो कमाल कर दिया, आप तो कमाल के हैं, आप बहुत बड़ा कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। और मैं पहली बार इस तरीके का नाम और अपना प्रोत्साहन सुना था। सर ने मुझे बहुत सारे टिप्स बताए, मैं बात करूंगा उसके ऊपर में, क्योंकि एक दिन में मैं सारी स्टोरी इतने दिनों की नहीं बता सकता हूँ। 2007 से लेकर 2022 तक का सफर है। इस सफर में अगर पूरी बातें मैं करूं तो शायद मुझे लगता है कि वो पूरी नहीं होगी, लेकिन सत्संग में मैं कुछ बातें बता पाऊंगा। आप रिलेट करेंगे। एक नया व्यक्ति आरसीएम स्टार्ट करता है
और उसके बाद में जब वो नया व्यक्ति स्टार्ट करता तो उसको आने वाले सामने में कैसे संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 90% 95% लोग इस बिजनेस को क्यों छोड़ के चले जाते, क्योंकि आने वाला समय जो आगे का है वो देख नहीं पाता, उसके सामने में वो घटना होती, इस वजह से वो बैक हो जाता है। तो सारे अपलाइनों का मेरे पास में सहयोग इस तरीके का रहा, जिसमें कि आदरणीय रंजीत सर जब नागपुर में आए तो डी कुमार सर ने 50 किट लेकर भेजा, लोकल ट्रेन में रंजीत सर लेके आए। और यहाँ पे बिजनेस में उस समय पिकअप सेंटर नहीं हुआ करता था, और पिकअप सेंटर नहीं होने के वजह से होता भी था तो हमको माल नहीं देता था, बोलता था दूसरे टीम के हैं, ये आगे बढ़ जाएंगे, इसी तरीके से। तब आदरणीय डी कुमार सर रंजीत सर को ट्रेन में, बाकी चीजें वो भी नए थे, उनको भी कुछ पता नहीं था इस बिजनेस के बारे में। आज एहसास होता है कि उस समय रंजीत सर जब आए थे तो उनको प्लान दिखाना भी नहीं आता था, बोलना भी नहीं, बल्कि साथ में सुरती खाते थे। हम लोग सुरती टेलर का काम करते तो साथ में सुरती खाते थे, मतलब सुरती साथ में। तो इस तरीके से वहां एक कहावत खाती, सुरती खाए फुर्ती बाढ़े, ऐसा बोलते थे कि साथ में सुरती खाते थे। तो टेलर का काम हम लोग करते थे, बोले तो भाई दबा लिए तो अपलाइन भी धीरे से ले लेता था। सारे अपलाइन में कई लोग हमारे अजीत सर भी धीरे से कभी कभी दबा लेते थे, वो भी रहते थे। तो अरे आज हीरो सर सब खोल दिए। देखिए बात यह है कि देखिए यहाँ पे क्या कहानी है, लेकिन आज की डेट में इतना बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा बदलाव, सर जब आते थे ना बात करने का था, लेकिन संघर्ष कितना बड़ा रहा। अपलाइनों का संघर्ष मेरे साथ में भी था। अपलाइनों का संघर्ष कैसा था मेरे साथ में, रंजीत सर आए, 40 दिन तक एक पिकअप सेंटर खुलवाना था। एक छोटे से कमरे में, घर में तो नहीं, मेरी दुकान होती थी, दुकान के ऊपर में एक छज्जा था, छज्जे पे जो है कि कंप्यूटर में बिल मारा करते थे। उस समय मैं कंप्यूटर खरीद लिया था और रात भर बिल मारते थे। दूसरे का पीयूसी उनको भी चलाना नहीं आता था, ना उनका आईडी ना पासवर्ड, सारा सर और हम ही देखा करते थे। तो रंजीत सर जब किट लेके आए थे ट्रेन में, लोकल डब्बे में, और वो भी 50 किट, कैसा करके हमने एक लड़के को भेजा था, वो किट आई, ज्वाइनिंग की बाढ़ लगी। लेकिन मुझे लगा कि ये बिजनेस बहुत अच्छा, बहुत तेजी से, मैं 500 लोगों को, बस इतना पता था 500 लोगों को जोड़ दो रॉयल्टी आ जाएगी, ना प्लान पता था, ना परसेंट पता था, बस इतना दिमाग में था 500 लोगों को जोड़ दो। मेरे जो अपलाइन थे वो बोले बस 500 लोगों को जोड़ने से, मतलब 500 लोग, मेरे दिमाग में था 500 लोगों को जोड़ना। 60 लोगों को तो एक महीने में जोड़ दिया, दूसरे महीने में 60 लोगों को। मुझे लगा अब मैं 500 लोग 6 महीने में कर दूंगा, मुझे जिंदगी भर काम नहीं करना है। तो इस तरीके से मैंने जोड़ने का काम शुरू किया स्पीड से। 2 महीना फिर ऊपर से अपलाइन आना शुरू किए, रंजीत सर आए, आदरणीय अजीत सर आए, फिर उसके बाद डी कुमार सर का डेट मिला। मुझे लगा कि मैं केएन पांडे सर का प्रोग्राम मैंने कराया था, केएन पांडे सर का टिकट लगा था 30 रुपए का, मैंने पूरा 200-250 लोगों का हाल भर दिया था शुरुआती दौर में। जब हाल भर दिया उसके बाद डी कुमार सर का जब डेट मिला तो मुझे लगा जब पांडे सर के इसमें 250 आए तो डी कुमार सर के इसमें तो 500,000 कर ही देंगे हम। तो उसके बाद हमने एक सोचे हॉल में नहीं आएंगे, हमने पूरा मंडप लगवाया, टेंट लगवाया, चेयर लगवाई, तखत बिछवाया, उसके ऊपर में शाम का प्रोग्राम रखे कि सारे लोग खाली रहेंगे। लेकिन जब शाम का प्रोग्राम रखा है तो उस प्रोग्राम में सिर्फ मैं और सर और वहां के एक हमारे साथी थे, 3 लोग थे उस प्रोग्राम में। तब मुझे लगा ये कैसा प्रोग्राम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो सोचा पांडे सर के इसमें इतने लोग आए, टिकट लगा के इसमें तो कोई गेट पे टिकट काटने को नहीं है। तब हौसला मिला, तब भी सर से हौसला मिला। उसके बाद में भी हम लोग लगे रहे। मैं क्या बताऊं, सर के साथ जब आते थे तो बाय मोटरसाइकिल 100-200 किलोमीटर एक आदमी से मिलते थे, और सर एक ही बात बोलते थे अपने मीटिंग में, देखना एक जगह पे मैं पेड़ के नीचे मीटिंग कर रहा हूं, आज यहाँ पे मैं हेलीकॉप्टर से आऊंगा। उस समय में सर बोला करते थे हेलीकॉप्टर से मैं आऊंगा, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ कर रहा, उनको लगता था ये क्या बोलता है फालतू, डी कुमार ऐसे वैसे हेलीकॉप्टर की बात करता, आया मोटरसाइकिल से आया। लोगों को विश्वास नहीं हुआ करता था। लेकिन चिंता मत करना मेरे भाइयों, अभी आपको पता चलेगा ये आरसीएम कैसे फाउंडेशन है, ये जमीन में कैसे मजबूत होता है। जब अपना रूप लेता है ना तो ये अच्छे लोगों की काया पलट देता है, और 21 साल में कई लोगों की काया पलटा है। दोस्तों इस तरीके की मीटिंग, सर का सपोर्ट मिला। आदरणीय अजीत सर हमारे साथ मोटरसाइकिल से रहते थे, बहुत सपोर्ट करते थे। बस सपोर्ट इस तरीके करते थे, कभी
गाड़ी में पेट्रोल वो भी डाल दिया करते थे अपने पैसे से। कभी देखा करते थे भाव को, समझ जाते थे अपलाइन की मैं उतने दूर से आ, हो सकता है इनके पास पैसा ना हो, जाते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि 50-50 किलोमीटर हम लोग धक्का मारे हैं, पेट्रोल खत्म हो जाता था, रात होती थी, दिन होता था, एक बार नहीं कई कई बार होता था। घर तक लेके आते थे, रात में कोई नहीं देखता था घर आने के लिए, क्योंकि दिन में तो धक्का मारे कई लोग देख पाते थे, लेकिन रात में घर आते तो किसी को नहीं पता चलता था। रात में धक्का मार के गाड़ी लेके आते थे। ये स्टोरी क्यों बता रहे हैं हम आपको? मैं आज आपको वो मोटरसाइकिल दिखाऊंगा 4S चैंपियन मेरे पास कैसे की थी। आज मैं आपको अपनी वो लाइफ स्टाइल भी दिखाऊंगा। पहले का एरोज बेग के था जिसको काका काका लिखना नहीं आता था। मैं जब डी कुमार सर के पास मिलने के लिए गया था, सर बता रहे थे, आज मुझे लगता है कि मैं किस हाल में गया था उस समय मिलने। मुझे क्या पता मेरा हाल क्या है। उस समय में एक अलग तरीके से रहन सहन हुआ करता था, ना कोई सपना था, ना खाने का तरीका, ना पहनने का तरीका। आज बहुत सारे हमारे नए साथी, उनसे देखिए ना, उनके जीवन में ड्रीम ही नहीं है तो उन्हें क्या पता कहाँ जाना है। मुझे भी ऐसे ही था। तो इसी तरीके से मैं अगर अपनी फोटो दिखाऊंगा पहले की रोज बेग क्या था, तो भूत बंगला आपको नजर आएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको फोटो दिखाना चाहता हूं कि आरसीएम से पहले कैसे मैं दिखता था और क्या स्टोरी थी। स्टोरी इस तरीके की थी। स्क्रीन देखिए, आपको इससे पता चल जाएगा। आपको स्क्रीन दिखेगी तो बताइएगा। स्क्रीन दिख रही है? यस। तो जब मैं इसमें पहले की जो थी फोटो, इसको आप देख के तो कई लोग ये सोच के हैरान हो जाएंगे, मैंने दिख रही है फोटो? दिख रहा है। ये रोज बेग था, ये भूत बंगला था कि कोई भी इसके पास में इस तरीके से अगर रहा। कई लोग इसकी फोटो निकाल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, टेलर वाला फोटो सर। ये टेलर से पहले का भी, जैसे टेलर के साथ में टेलर का भी फोटो मैं दिखाता हूँ आपको, चिंता मत करिए। लेकिन इस तरीके के मेरे हालात होते थे, ना बाल कैसे रखना है। लेकिन आज आरसीएम ने देखिए क्या कमाल कर दिया। एक अनपढ़ लड़के को, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, काका काका नहीं आता, 3 साल तक मुझे प्लान दिखाना भी नहीं आता था, यानी गोला फाड़ना भी नहीं आता था। सारा काम मेरे प्यारे इतने अपलाइन में क्या बताऊं। अगर मैं बहुत धन्य हूं कि जैसे अनपढ़ पे मेरे अंदर सिर्फ एक कॉन्फिडेंस था, विश्वास था, लोगों को मैं ला सकता हूं। लेकिन मेरे अपलाइन जितने भी थे लगातार नागपुर आते रहे। आदरणीय अजीत सर, रंजीत सर, पांडे सर, नीरज सर, सुशील सर, हमारे आदर्श सुजीत सर, आदरणीय डी कुमार सर। डी कुमार सर तो अमीरी का टैबलेट मुझे देते थे, बोलते थे बेग साहब अमीरी का टैबलेट। मेरी सीडी प्लेयर की दुकान भी मैंने डाला था टेलर के साथ साथ में, कैसेट किराए से जाती थी। तो उस समय में जो कैसेट आती थी, बोले बस ये कैसेट आपको सुबह शाम सुनते रहेंगे, आपके जो है कि रॉयल्टी टेक्निकल हो जाएगा। अमीरी का बस एक टैबलेट, वो मैं कैसेट लगा देता था, रफ्तार बताते थे, हाई स्पीड बताते थे, बोलते थे आपके कारोबार में स्पीड आ जाएगी। हाई स्पीड में सुनता था। जो है कि कोई ऐसे कैसेट नहीं सर ने जो प्रमोट किया, बोलते थे कम से कम इनको 200 बार, 1000 बार आपको सुनना। मैं सुबह लगाता था, शाम में लगाता था, रोज में सुनता था। तो सर अमीरी का टैबलेट बताते रहे। उस तरीके की गाइडलाइन से एक अनपढ़ लड़का जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, आज पढ़ना लिखना तो छोड़िए, अभी मैं आपके सामने में मेरा दूसरा लैपटॉप है। आरसीएम में पहला लैपटॉप आया था विप्रो कंपनी का, मेरे को चलाना नहीं आता था। मेरे को www.rcmbusiness.com बस इतना ही पता और आगे कुछ नहीं पता था। मैंने लैपटॉप लिया विप्रो का, उस समय में 30,000 के ऊपर का आता था, वो मैंने लैपटॉप लिया। ये दूसरा लैपटॉप से मैं बात कर पा रहा हूँ, वो भी ये लैपटॉप भी मैंने लिया तो हाईटेक लिया। मेरे को अभी भी इसका कुछ समझता नहीं है। ये स्क्रीन टच है, इसके साथ में पता नहीं कितने सारे फंक्शन है कि आने वाले 10 साल तक भी अगर नई इसमें नई टेक्नोलॉजी आएगी तो भी इसके अंदर ये कवर करेगा। 80 से 85 हजार का ये टैबलेट है। यानी इस तरीके का ये लैपटॉप मैंने लिया हूं। मेरे को सिर्फ अभी भी इसमें क्या नहीं आता, वाईफाई कनेक्ट नहीं करना था। अभी बेटे को मैंने उठाया, बेटा उठ मीटिंग है, तू आ थोड़ा सा वाईफाई से कैसे कनेक्ट करते हैं तू कर, क्योंकि आज कल ही मेरे साथ चैलेंज हुआ। जब बड़ा काम होता है तो उसके साथ चैलेंज कैसे आता है। शाम के 4 बजे से मैंने वाईफाई कनेक्शन जो लिया है वो वाईफाई कनेक्शन बंद है। मैंने बोला 2 मोबाइल में डेटा कर और डेटा से इसको कनेक्ट कर, मोबाइल से कनेक्ट कर।
तो वो मोबाइल से कनेक्ट किया, एक मोबाइल पे भी मैंने ऑप्शन के लिए दूसरे मोबाइल पे भी मीटिंग चालू करके रखी कि किसी तरीके से अगर ये डेटा खत्म होता है तो मैं दूसरे मोबाइल पे कनेक्ट रहूं। तो बेटे ने कनेक्ट करके दिया। अब इस लैपटॉप से हम लोग जो बात कर पा रहे हैं ये लगभग 70-80 हजार के ऊपर का ये लैपटॉप है। साधारण बात है क्या वाईफाई लेना? मेरे मोहल्ले के बाजू में बहुत नौकरी पेशा इधर उधर की बिल्डिंग बना के रहते हैं, मेरे से बोलते हैं वाईफाई का पासवर्ड दे देना, वाईफाई का पासवर्ड दे देना। समझ रहे हैं बात को? इतना आसान नहीं है वाईफाई का कनेक्शन भी ले लेना, ब्रॉडबैंड ले लेना। समझ रहे हैं? तो इस तरीके का ब्रॉडबैंड, ये कहीं से ताकत किसकी है? आरसीएम की ताकत। किसी को मैं खुद चुमटी काटता तो मुझे विश्वास नहीं होता। वही एरोसबेग है जिसके घर में ऐसी परिस्थितियां थी, अगर मैं आरसीएम लेके जाता था तो मेरे समाज के लोग बोले इसके मौत मिट्टी में मत जाना, ये जय आरसीएम बोलता है, ये मुसलमान नहीं फुसलमान हो गया है। लेकिन वो अंदर आत्मा से नहीं जानते थे मेरे भाई। मैं क्या बताऊं, मैं किसी कारणवश नहीं जा पाता था, मैं समाज मेरे को पसंद नहीं करता था, मैं कर चुका था, मैं दुनिया से अलग हो चुका था, मेरा दोस्त अलग हो चुके थे, मेरे लोग अलग हो चुके थे। मेरे को लोग इनके यहाँ मौत मिट्टी में मत जाना, इनके यहाँ पे मेरे सुजीत सर बोलते हैं चिंता मत करो बेग साहब, आपको कंधा देने के लिए अगर कुछ ऐसी बात होगी तो आपके पास बहुत बड़ा नेटवर्क होगा, आपके नए पहचान होंगे, आपके लोग नहीं है। लेकिन वो नहीं जान पाते थे कि आज की डेट में किस तरीके की वो सोच थी। मेरी सोच थी देश के लिए, मेरी सोच थी लोगों के लिए, लोगों के भलाई के लिए मैं काम कर रहा था, बहुत बड़ा काम कर रहा था। मुझे पता था, उन्हें पता नहीं था। यहाँ तक कि जब आरसीएम हमने शुरुआत किया था तो मेरे घर पे मैडम को इस तरीके का मजाक उड़ाया जाता था। सब्जी भी आती थी तो मोहल्ले के लोग टांट कसते थे, आरसीएम की सब्जी होगी तो लेंगे, आरसीएम की सब्जी होंगे तो लेंगे, इस तरीके के टॉन्ट कसते थे। यानी इस तरीके से बोला करते थे कि मैं बता नहीं सकता आप लोगों को दोस्तों। लेकिन आज वो सारे लोग सर नीचे झुका देते हैं। उसी मोहल्ले में जहां मैं जाता हूँ, जब 12 लाख की कार से उतरता हूँ, सूट बूट से उतरता हूँ, तो बोलते हैं यार तू तो चेंज हो गया है, अरे यार तू तो बदल गया है, तू तो सही था, तेरा डिसीजन सही था, तू अभी भी आरसीएम कर रहा है। इस तरीके के लोग बात बोलते हैं। मैडम ने तो बहुत साथ दिया, क्योंकि मैडम का बहुत बड़ा संघर्ष रहा। क्योंकि जब हम आरसीएम शुरू किए थे, मैं घर का एक लौता लड़का था। घर का एक लौता लड़के होने की वजह से पापा मेरे सर्विस पे थे, और सर्विस पे रहने के बाद में मेरे पापा 2006 में रिटायर हो गए। आरसीएम 2007 में मिला, 2006 में मेरे पापा रिटायर हुए। मेरे पापा की जो पेंशन थी वो 2000 रुपए पेंशन है। जब मेरे पापा रिटायर हो गए तो उसके बाद उन्होंने अपने लाइफ में एक मोटरसाइकिल तक नहीं खरीदी, एक साइकिल की सोच भी नहीं थी, क्योंकि इनकी संगत सही नहीं थी। क्योंकि वो उनका संगत इस तरीके से था, 15 ड्यूटी करते थे। यानी जो उनको पैसा मिला था रिटायरमेंट से ड्यूटी का, वो पूरी 2 बेटियों की शादी करने में लगा दिया। उसके बाद मैं टेलर का काम करते रहा, लेकिन जब आरसीएम करना पड़ा तो टेलर का काम मेरा अच्छा चलता था। 4-5 कारीगर थे, 10-20 हजार रुपए में उसे कमाता था। लेकिन जब मैं आरसीएम में उतरा, मेरे को पूरा कि आरसीएम ही करना है और मेरे को जिंदगी भर काम नहीं करना है। टेलर का काम कर करके कमर टूट जाती है। सुबह दुकान खोलो, रात दिन काम करना, सीजन वाइज काम होता था, सीजन वाइज काम करना पड़ता था, काज बटन करना पड़ता था, बड़ा खराब लगा करता था। इतना मेहनत का काम, इतना मेहनत का काम में मैं क्या बताऊं। और वो भी एक लिमिटेड इनकम। अगर हम 150 रुपए पैंट शर्ट की सिलाई लेते थे, दिन भर में 3 पैंट शर्ट बनाते थे, तो उसके बाद आधा तो कारीगर को चला जाता था, दुकान का किराया चला जाता था, उसके बाद बचता क्या था परिवार चलाने के लिए। कैसा भी काट के भी हम परिवार को चलाते थे। लेकिन आरसीएम बस ये रॉयल्टी के लिए हम इस बिजनेस में आए थे। जब आरसीएम करना शुरू किए, आरसीएम करते समय फिर मेरे पास जोश और होश, मैं कहते हैं कि जोश और होश इस बिजनेस में अपलाइन बोलते हैं ना, जोश और होश के साथ करना। तो मैंने, जोश तो था मेरे अंदर लेकिन होश मैंने गवा बैठा। मैंने दुकान को अपने कारीगर के भरोसे छोड़ दिया। और दुकान जब कारीगर के भरोसे बोलते ना कि छोड़ दो, तो उसके बाद अगर क्या हो सकता है, 6 महीने के बाद वो दुकान बैठ गई, मुझे कोई पैसा नहीं मिलने लगा। मेरे साथ फिर संघर्ष आने लगा। मुझे फील्ड पे जाने के लिए पैसा चाहिए, परिवार चलाने के लिए पैसा चाहिए, परिवार चलाने के लिए भी पैसा का मैं फिर मोहताज होने लगा। पैसे के लिए मैं मोहताज होने लगा। एक समय ऐसा भी मैंने देखा, मैडम को पास में कुछ जेवरात थे, मैं बोला मेरे को संघर्ष कितना भी पड़ जाए लेकिन मुझे जीवन भर काम नहीं करना है। कुछ जेवर को मैंने रख दिया, गिरवी रख दिया, वो मैंने अभी तक छुड़ा नहीं पाया था। मैं वो जेवर उनके मैडम के मैंने रखा, यहाँ तक कि लास्ट में एक नाक की लौंग बची थी। मुझे फील्ड पे जाना था, पैसा नहीं था, और मोबाइल में पैसा लगता था उस समय आने का भी और जाने का भी। और उस समय में मैंने मोबाइल टेलर के काम से उस समय में पहले मोबाइल ले लिया था, वो 3230 करके, जिस समय किसी के पास नहीं होता था। लेकिन ऐसा भी चैलेंज आ गया कि ऐसे भी बैंक
क्योंकि परिवार से सपोर्ट नहीं था, मम्मी पापा भी चले गए थे, नौकरी उनकी छूट चुकी थी, और मुझे तो आरसीएम पूरा समझ में आ गया था, लेकिन जब मैं फील्ड पे जाता था उस नाक की लौंग मुझे आज भी याद है, मैं सुनार के पास रखता हूँ, और मुझे फील्ड पे जाने के लिए उस नाक की लौंग के फिर मैं जाता हूँ फील्ड पे। बहुत सारा संघर्ष रहा दोस्तों, मैं बताता हूँ तो कभी कभी आंख में बैठ के कोने में आंख पे आंसू आ जाता है। मैडम को मैंने कहा चिंता मत करो, मैडम बोलती थी मेरे को घर चाहिए, मेरे को घर चाहिए, मेरे को घर चाहिए, मेरे को घर चाहिए, मैं किराए पे नहीं रहूंगी, मेरे को घर चाहिए। मैं आपको बता दूं, आज यही मैडम जो कि हमारा साथ पल पल दी, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था, मेरे भाई फील्ड पे आते थे तो घर पे इस तरीके से कभी कभी गुस्सा भी होता था, झगड़ा भी होता था, मैडम कहती थी छोटे छोटे बच्चे लोग ताने कसते हैं, मैं कब तक किराए के घर में रहूंगी, मुझे मेरे को घर चाहिए। हमेशा बोलते थे मुझे सिर्फ कुछ मत दो, मेरे को घर दे दो, मैं घर पे रहूंगी। उसके बाद में जो है कि जब संघर्ष रहा 2009 में हमने इस बिजनेस के हम रॉयल्टी अचीवर बने, इस बिजनेस का मैं टेक्निकल अचीवर बना। एक समय का संघर्ष था, लेकिन वो संघर्ष मेरा दूर हुआ। मैं रॉयल्टी अचीवर जब बना तो मेरे दुख दर्द तकलीफ सब दूर हो गए। मैंने कभी त्योहार नहीं मनाया, ईद का दिन था, ईद का दिन, ईद के दिन बोलते खुशियां होती, लोग त्योहार मनाते हैं। इस बिजनेस में बोलते ना छोटी सी कुर्बानी दीजिए। जिस दिन मुझे रॉयल्टी का था सपना, उस दिन क्लोजिंग था, ईद का दिन था, नागपुर में हम लोग क्लोजिंग के लिए आए थे। मैंने ईद का त्योहार नहीं मनाया। कई बार हमने त्योहार भीलवाड़ा में मनाया। क्यों? छोटी मोटी खुशियों को त्याग करना है। तो आज के डेट में क्या लाइफ स्टाइल हुई मेरे भाई, मैं स्टोरी बहुत दिनों की बताऊंगा तो शायद बरसों लग जाएगा, लेकिन आज का मैं आपको लाइफ स्टाइल दिखाता हूं कि 2007 का एरोज बेग और 2022 का एरोज बेग में अंतर कितना आया है। आज इतना अंतर आया है कि 2022 का एरोज बेग, जो कि एक अनपढ़ कपड़ा सिलने वाले लड़के का जो लाइफ स्टाइल था, आज ये लाइफ स्टाइल है कि पहले तो मैंने मोटरसाइकिल खरीदी डिस्कवर, फिर उसके बाद में मैंने कार खरीदी अल्टो K10 पार्ट 1 में। मैं टेक्निकल अचीवर हुआ। टेक्निकल अचीवर होने के बाद मेरा सेलिब्रेशन हुआ, आंख से पानी नहीं रुक रहे थे, इतना बड़ा मान सम्मान। फिर 2000 में जब मैंने अल्टो K10 ली, आज आपके बीच में मैं दिखाना चाहूंगा कि उस तरीके की, जो कि उस समय मेरे पास एक कैमरा होता था, जो कि मैं फोटो आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। देखिए ये मेरी अल्टो K10 पहली है, जो कि पहली कार थी मेरी अल्टो K10। इसमें देखिए, इसमें आदरणीय सुजीत सर, आदरणीय अजीत सर, अरविंद गुप्ता जी भी आए हुए थे उस प्रोग्राम में, सावनेर में हुआ था, और रंजीत सर और मैं यहाँ पे देखिए दिख रहा हूँ। बाजू में मेरे पीछे में बाजू में मेरे अपलाइन जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था, श्रवण कुमार यादव, उन्होंने तो इस बिजनेस से आउट हो गए। कोई और होता तो मैं भी आउट हो जाता। उन्होंने इस बिजनेस में आने के बाद क्या नहीं किया, मेरे साथ इतना डिमोटिवेट किया, कई कंपनी का प्लान दिखाए। मैं आज आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ दोस्ताना हो चुका था, लेकिन किसी कारण 6 महीना साल भर चलने के बाद वो नागपुर से जाना पड़ा उन्हें, और आज तक नागपुर नहीं आया आरसीएम को लेके। अगर मैं उनको देखा होता तो आज मैं आरसीएम में नहीं होता। कई मेरे को ऑफर दिए, मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। मैंने अपलाइन को परामर्श लेने की कोशिश की, अजीत सर को बोला सर देखो ऐसे ऐसे कंपनी का लालच देते हैं। मैं आज जो चीज खुल के बताता आपके साथ हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस बिजनेस को छोड़ के इसलिए चले जाते हैं। कभी कभी उनका इमीडिएट अपलाइन भी उनको बहुत सारे प्लान दिखा देता है, उसके वजह से भी वो बाहर हो सकता है, या अपलाइन बिजनेस से चला जाता तो भी बाहर हो सकता है। लेकिन मैं बहुत लकी था इस मामले में कि मेरे अपलाइन आदरणीय रंजीत सर, आदरणीय अजीत सर, डी कुमार सर हम लोगों को गाइड करते रहे, उनके संगत में हम रहे। तो ये देखिए मेरी अल्टो K10, यहाँ पे देखिए ये अल्टो K10 लेने के बाद ये मेरी पहली कार 2007 में। उसके बाद में वो लाइफ स्टाइल में मैं अभी का आपको दिखाता हूँ कि फोटो 2007 में और अभी की इसमें क्या था फर्क आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए मेरी मोटरसाइकिल 4S चैंपियन बजाज। कई मेरे भाई बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं,
थोड़ा सा वो सोच रहे हैं कि इसी तरीके की मैं अपनी कार लेके आऊंगा। शायद बर्दाश्त नहीं होता ना कई लोगों से, आरसीएम की कामयाबी जब आती है ना तो कहता है ना कि तेरी चलती तो मेरी जलती है, ऐसे कुछ हो सकता है। बिल्कुल सही। वो कुछ चीजें ऐसी है कि जो अब समय आ चुका है, तो देख रहे हैं 2007 में ये टेलर का काम था, और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ। सर मुझे बताते कि 3 निशान पे जाओ, 3 निशान पे जाने के बाद में यहाँ पे क्या दिखता है सर? एनोटेशन होगा, एनोटेशन ऑफ कर दीजिए। पहले स्टॉप शेयरिंग कर लीजिए और फिर से शेयरिंग कीजिए। हाँ हाँ यस, पहले शेयर को बंद कर लीजिए सर। नहीं, वो साथ साथ में भी हो सकता है, स्टॉप शेयरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा जी 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 सर, नहीं स्टॉप शेयरिंग कर लीजिए ना, कर लीजिए। आप स्टॉप शेयरिंग कर लीजिए सर, एरोज सर। सर डाउन में जो ये लिखा है ना, एक वो करके मोर करके आ रहा होगा, वहां पर डिसेबल करके फिर क्लियर कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। नहीं अभी आप स्क्रीन शेयर में जाइए। स्क्रीन शेयर में अभी फिर से जाएं? हाँ जाइए। हाँ, जाने के बाद ही होगा वो। मैं बता रहा हूँ, आप उसको कर लेंगे ना तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। देखिए ऊपर में ना एक मोर ऑप्शन आ रहा होगा, मोर। जी सर, मोर ऑप्शन में यहाँ पे जो है कि और नहीं और ऊपर स्क्रीन शेयर जहाँ करते हैं, स्क्रॉल करिए उसको, माउस को स्क्रॉल करिए ऊपर मोर में। ऊपर देखिए सबसे ऊपर व्यू स्क्रीन जहाँ पे आता है ना, वहाँ व्यू ऑप्शन होगा, वहीं पे मोर होगा बगल में। जी जी मोर, जी मोर ऑप्शन में डिसेबल कर दीजिए, डिसेबल कर दीजिए। डिसेबल एनोटेशन सर, हो गया सर। हाँ अब आप दिखाइए सर। ओ फिर वो हो गया, फिर हो गया सर। कुछ दुष्टात्मा होते हैं ना, वो आरसीएम में आने के बाद भी ऐसे हरकत कर रहे हैं सर, उनको शर्म नहीं आती है? कोई नहीं सर, जब बहुत बड़ा जीवन में होना होता होता है, मैंने तो बस इतना ही देखा, जब बहुत बड़ा कुछ जीवन में होना होता है तो तब इसी तरीके के चैलेंज आते हैं, और ये हमारे लिए रोज आरसीएम वालों के लिए चैलेंज रोज बने हैं। यही तो हमारी लड़ाई, यही तो हमारी जीत है। आरसीएम के बाहर वाले करते अलग बात है, आरसीएम में आने के बाद इतना अच्छा चल रहा था प्रोग्राम, आरसीएम में आने के बाद तो ज्यादा करते मेरे भाई। कोई नहीं है एरोज सर, आप जैसे दिखा रहे थे वैसे ही दिखाइए। तो अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ। वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि 2007 का एरोज बेग आज क्यों आप आरसीएम करना चाहते हैं। बहुत सारे आज साथी आरसीएम में क्यों आए हैं, आज ये जरूर क्लियर होगा। और आपके संघर्ष करे बिना कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई। 5 से 10 साल का संघर्ष है आरसीएम में, ईमानदारी से कर लेना, ईमानदारी से कर लेना। 5 से 10 साल जीवन भर संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। सारा दुख दर्द हम लोगों का उतर गया है, जितना भी दर्द और तकलीफें थी। ये देखिए, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। वीडियो में आपको एक चीज दिखा होगा। सबसे पहले आप देखिए 2007 में ये इस तरीके से रोज बेग था। 2007 में टेलर का काम इंची टेप मेरे गले में है, और 2020 का एरोज बेग, ये इतना फर्क आया मेरे भाई आरसीएम के वजह से। उसके बाद में आप अगर दूसरा यहाँ पे देखेंगे, जब मैं इस बिजनेस में आने के बाद 2007 में और 20 के इसमें, वीडियो ऑफ करेंगे एरोज सर। ये देखिए, उस समय एरोज बेग को कोई नहीं जानता था। आज भारत में 1000 लोग आज इस मॉर्निंग सेशन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। 1000 लोग एरोज बेग को जान चुके हैं। एरोज बेग पहले क्या था और आज कहाँ पे है। किसकी ताकत है? सिर्फ आरसीएम की ताकत है। वीडियो हटाइए, उसके बाद आएगा पिक्चर। हाँ यस, पिक्चर उनके लैपटॉप में खुल रहा होगा, लेकिन यहाँ वीडियो शेयर किए होगा इसलिए नहीं आ पा रहा है। जी सर, ऊपर कट का चले जा रहा है, राइट में कट का निशान है रोज सर, उसको कट कर दीजिए। ऊपर में कट का निशान है राइट में, वीडियो के ऊपर राइट में। ओके, थोड़ा सा स्टॉप शेयर कर दीजिए, फिर से स्टॉप शेयर करके फिर से करिए। लगता है डेटा का प्रॉब्लम आ चुका है लैपटॉप में। मैं मोबाइल पे आ चुका हूँ। दोस्तों, ऑप्शन के रूप में बोलते हैं ना, आज की डेट में डाटा और आटा
घर में बराबर होना चाहिए। मेरे एक समय पे आटा नहीं होता था तो अभी डाटा ने चैलेंज किया है। तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अभी मोबाइल पे आ चुका हूँ। और बस इतना ही कहूंगा मेरे भाई, आज जो कुछ भी नजारा देख पा रहे हैं, एक दिन में कोई चीजें नहीं बता सकते, लेकिन आज मैं अब संक्षेप में आपको बता दूं। 7:20 हो चुका है। आज हमारे आदरणीय गुरुदेव, जो कि आज इतने बड़े शख्सियत, जब वो आते थे यूनियन बैंक की नौकरी को रिजाइन करके, जब हम सुनते थे कि सर बैंक का करते हैं, और हम तो अनपढ़ थे और हमारे ऊपर नजर पड़ी। आज हम लोगों के जैसे लड़कों की जिंदगी, हजारों लाखों लोगों की जिंदगी उन्होंने बदला है। ये साधारण बात नहीं है। एक अनपढ़ लड़के पे विश्वास कर लेना आज के डेट में, यानी एक कौन पढ़े लिखे के संगत में जाइए, कोई भाव नहीं देता है। लेकिन सर बैंक में रहने के बाद में मुझ पे विश्वास किया, मैं वैसा था। आज अच्छी लाइफ स्टाइल है। नागपुर जैसे शहर में आइए, वेलकम है। मेरे सारे अपलाइन जहां तक आ चुके हैं, आइए कभी मेरे लाइफ लाइन आइए, सारे लोग आइए, अपने बिजनेस को नागपुर लाइए। मैं यहाँ पे तैयार हूँ आप लोगों के लिए, रहने से लेके खाने से लेके। चिंता मत करना मेरे भाई, मैंने जो संघर्ष किया आपको नहीं होगा। आइए, 1 करोड़ के करीब में घर है नागपुर ऐसे सोसाइटी में। ये आरसीएम की ताकत है। अभी की डेट में हमने लॉकडाउन में, मैं बोला ना आरसीएम की ताकत है, जितना दर्द था सारा दर्द लॉकडाउन में उतर गया। जीते जी जिस समय लॉकडाउन लगा, मैं ट्रेन से जैसे पूरा इंडिया बंद होने वाला था, मैं मुल्ताई से लेके नागपुर आ रहा था ट्रेन में, दिल्ली वाली ट्रेन में, और मुझे लगा कि मैं उस दिन नहीं आता, मैं भी रुक जाता था। लेकिन मैं घर पहुंचता हूँ, दुनिया बंद हो जाती है, और 3 महीना हमारे गेट का ताला तक नहीं खुला, और बाहर नागपुर ऐसा लॉकडाउन था। आपको पता होगा उस जमाने में, उस समय का देखिए, वो मंजर देखिए क्या भयंकर था। जहां दुनिया की इनकम बंद हो चुकी थी, लोग हताश हो चुके थे, उस समय में आरसीएम अपने लहरों पे था। लोगों की सेवा दी गई, इनकम डबल हो गई। उस समय में जहां दुनिया सोच रही थी कि कुछ पैसे इकट्ठा कर ले, उस समय में हमने टाटा नेक्सॉन कार बुक की, वेटिंग में थी। ये आरसीएम की ताकत है। आज 12 लाख की कार से चल रहे हैं, विश्वास नहीं होता जहां पे उतरते हैं कि यही अनपढ़ लड़का है। लेकिन उस समय का दर्द 5 से 7 साल का दर्द था, तकलीफें थी, संघर्ष था। लेकिन आज वो सारा संघर्ष खत्म हुआ। लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ मेरे भाई, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। हमारे डी कुमार सर बोलते ना, हेलीकॉप्टर से आऊंगा। लिख लेना 2040, डायरी में लिख लेना। सर ने जब जब जो बोला है 100% हुआ है। आज नहीं तो कल परसों हुआ है, क्योंकि एक दिन में कोई इतिहास नहीं बनता है। देश भी आज हमारा आजाद हुआ था तो एक दिन में नहीं आजाद हुआ है। तो बच्चा भी बड़ा होता है तो उसको भी 18 से 20 साल लगता है मेरे बड़े भाई। यहाँ पे कामयाबी जीवन की कामयाबी है। थोड़ा सा तो समय लगता है। आरसीएम में 1 महीना के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने लोग चले जाते हैं। हमारे डी कुमार सर जो बोले हैं कि 2040 आप देख लेना। आज डी कुमार सर के पास में आज की डेट में जब बोलते थे ना कि हम हेलीकॉप्टर से आएंगे, अरे हेलीकॉप्टर के बराबर तो आधे कीमत में तो एंडीवर से तो आ चुके हैं। चिंता मत करो आप। अब ये लॉकडाउन खत्म होगा, 2040 में हर जगह डी कुमार सर हेलीकॉप्टर कर आएगा, और आरसीएम के चारों तरफ के लोग दौड़ेंगे और हेलीकॉप्टर की आवाज होगी, देखो डी कुमार सर 100% होगा आरसीएम से। चिंता मत करो, क्योंकि अब सरकार को भी आरसीएम समझ में आ गया। उस समय में सर बोलते थे जब आरसीएम किसी को समझ में नहीं आता था, घर घर जाके लोगों को बोलते थे, तब आरसीएम समझ में नहीं आता था। आज तो सरकार को आरसीएम समझ में। आपको क्या लगता है, हेलीकॉप्टर, चार्टेड प्लेन भी उड़ेंगे अब इसके। ये यकीन मानिए, आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होगा, मजाक लग रहा होगा मेरी बात को, आपको मजाक लग रहा होगा। दूरदृष्टि होनी चाहिए देखने की। मुझे भी विश्वास नहीं होता था कि मैं कार से चलूंगा, आज मैं चल रहा हूँ मेरे बड़े भाई, आज मैं चल रहा हूँ। मैं इतना ही कहूंगा, ये जो मॉर्निंग सेशन है ये साधारण नहीं है। आइए सुबह सुबह, यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज लोग आपको देखने को मिलेंगे, जिनको सुनने के लिए आपको लाखों रुपए लगाने के बाद में भी सुबह सुबह आपको मिल जा रहे हैं फ्री में। नहीं तो एक सेमिनार में जाने के लिए हमको पता रहता था 700-800 किलोमीटर जाना पड़ता था, 2-2, 4-4 दिन लगाना पड़ता था। यहाँ तो सुबह नहा धोहा के आना मेरे भाई, 1 घंटा। आइए सुनिए ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे कामयाब लोग यहाँ आपको मिलेंगे, सबकी आपकी स्टोरी मिलेगी। यहाँ पे आरसीएम किसी करोड़पति को करोड़पति नहीं बनाया, रोडपतियों को करोड़पति आरसीएम बनाते चले जा रहा है। 21 साल का इतिहास हो चुका है आरसीएम में।
आरसीएम में ऐसे ऐसे रोडपति करोड़पति बनाया, हैरान नहीं होंगे जिनके दोनों आंखें नहीं, दोनों हाथ नहीं। मैं तो चलो ठीक है अनपढ़ था, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों की यहाँ पे स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। यही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म आज के डेट में जहाँ दुनिया बंद हो चुकी है मेरे बड़े भाई, वहां पे आरसीएम बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। करिए तो जोश और जुनून और एक्साइटमेंट के पूरी तरीके से लगिए। कुछ समय का संघर्ष है, उस संघर्ष को लेके काम करिए, बहाना मत बनाइए, क्योंकि हमारे डी कुमार सर बोलते हैं या तो बहाने बना लो या तो पैसे बना लो। मेरे भाई तो बहाने नहीं बनाना है, पैसे अगर बनाना, जीवन के सपने पूरे करना है तो जी जान से हमें काम करना है। तो बस लास्ट में एक बात और हमारे डी कुमार सर कहते हैं, दूसरे के कंधों पे जनाजा निकलता है, जिंदगी अपने दम पे जी जाती है। यानी खुद ही को कर बुलंद जितना हर तकदीर से पहले खुद खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। यानी भगवान भी कहे कि बता तुझे क्या चाहिए, मैं तैयार हूं तेरी मजबूताई को देख के। इस तरीके से हमारे डी कुमार सर वो मोटिवेट करते हैं और ये मोटिवेट हमें आगे लेके जाती, मजबूताई देती है। मैं पूरे भारत का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। आप लोगों ने इतने पेशेंस से इस साधारण से लड़के को सुना और मेरे को इतने बड़े बड़े फॉर्म पे बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो फिर हम मिलेंगे। स्टोरी एक दिन में नहीं मेरे भाई बताई जा सकती। बस इतना तो समझिए कि आरसीएम, जिसको फुल फॉर्म उस जमाने में कई लोगों ने नाम दिया था राइट कॉन्सेप्ट मार्केट, कई लोगों ने रुपए छापने की मशीन बोला है, रियली में रुपए छापने की मशीन है। किसी व्यक्ति ने कहा कि रामचरित्र मानस है, किसी व्यक्ति ने कहा कि रोज करो मौज है, किसी व्यक्ति ने यह भी कहा कि आर से रुलाता है, सी से चेक करता है, एम से बाद में माला माल करता है। आप इसके लायक हो कि नहीं हो? थोड़ा सा मॉर्निंग सेशन में आप आइए तो लगातार आप आते हैं कि नहीं पाते, चेक करता है आपको, आप आ पाते हैं कि नहीं थोड़ा सुबह उठ के। तो इस तरीके से दोस्तों रहा, अपनी बातें को मैं यहीं पे रखूंगा, मैं बातें करते रहूंगा तो ये रील इतनी भर गई है कि खत्म नहीं होगी मेरे भाई, एक दिन में नहीं खत्म होगी। आदरणीय गुरुदेव जो कि इतना बड़ा संकल्प लिए हैं, हम लोगों को यकीन मानिए कि स्टार रूपी या डायमंड के सफर के नीचे नहीं रुकना है, जिसके लिए हम लोग आरसीएम में हमें मार्ग दिखाने वाले हमारे आदरणीय डी कुमार सर हमारे आदर्श हैं आज की डेट में। सर आप लोगों को बस इतना ही कहूंगा कि सर जो बता रहे हैं मॉर्निंग सेशन मॉर्निंग सेशन मॉर्निंग सेशन, हम लोगों की इस मॉर्निंग सेशन में लोगों को लाना है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाना है। यहीं से लोग तैयार होंगे, यहीं से लोग सपने लेके जाएंगे और अपने सपने पूरे करेंगे। बहुत अच्छा लगा सारे साथियों से मिलके। गुड आरसीएम, जय आरसीएम। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। लोगों के अंदर गर्मी ला दी है सर। आज जोड़ी नंबर 1 ये भी है सर। बिल्कुल बिल्कुल एनर्जी तो ला दिए सर, लेकिन सबसे बड़ी चीज इमोशनल कर दिए, रुला दिए। आज बहुत झकझोर दिए अंदर से पूरी तरीके। आज आरसीएम में इतने जोड़ी नंबर 1 है कि ये एक एक दिन हम सुन सकते हैं, इनको देख सकते हैं, इनकी स्ट्रगल की स्टोरी हमें मोटिवेट कर सकती है। और ये मॉर्निंग सेशन इसीलिए अब इरोज बेग जी से मिलने के लिए नागपुर जाना पड़ेगा। कितने लोग नागपुर जाने के लिए तैयार हैं? बहुत कम लोग। हाँ, कुछ लोग हैंडरेज कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बट सभी नहीं जा सकते। देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, मैं मैसेज क्या देना चाहता हूँ कि जिंदगी में मौका मिला है। ये मॉर्निंग सेशन क्या है? ये मिरेकल मॉर्निंग सेशन आपको हर व्यक्ति से आपको मिलाने का एक प्लेटफॉर्म है। और हर दिन आप इरोज बेग जी को हर दिन देख सकते हैं। आप देखिए पूजा मौर्य कल भी थी, आज भी है। आज एसपी वर्मा साहब, इनकी तस्वीर को देखिए बार बार। दरोगा सिंह जी को, इनकी तस्वीर को देखिए। सुशील कुमार जी को, इनको देखिए। ये देखने से क्या होता है मालूम है? ये जितनी नकारात्मक विचार है, जितने चैलेंजेस हैं, सब खत्म हो जाती है। बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आज दुनिया तरक्की किया है, देखा देखी, देख देख कर दुनिया आगे बढ़ी है। लोग कहते हैं ना, देख फलाने का बेटा नौकरी पा गया, फलाने का बेटा पुलिस में चला गया, देख फलाने का बेटा डॉक्टर हो गया, फलाने का बेटा इंजीनियर हो गया। दिनेश सर आपके यहाँ से आवाज आई है सर, उसको म्यूट कर लीजिए। एक माता पिता अपने बच्चे को क्या करता है, किसको दिखाता है? अपने अगल बगल के लोगों को दिखाता है। अब हमारे अगल बगल आरसीएम के इमराल्ड नहीं है,
आरसीएम के रूबी स्टार अभी नहीं है, चारों तरफ माहौल अभी नहीं है, और वही माहौल आपको ये मिरेकल मॉर्निंग सेशन दे रहा है। आप अगल बगल मत देखिए, सुबह सुबह आ जाइए ये इस जूम पे और देखिए फिर कमाल। ये पूरा खेल साइकोलॉजी का है, और साइकोलॉजी दूसरों की साइकोलॉजी को बदलना नहीं है, पहले अपनी साइकोलॉजी को बदलना है। हमारी खुद की साइकोलॉजी चेंज नहीं होगी तो हम दुनिया की साइकोलॉजी नहीं बदल सकते। तो वाकई में ये मिरेकल मॉर्निंग सेशन है दोस्तों, और आप सबका जो साथ मिल रहा है, ये साथ इतिहास रचेगा। एक बार फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा, 1000 बीवी पर डे। कल कुछ साथियों ने 26 जनवरी मनाया है। देखिए, मेरे पास सारा लेखा जोखा रहता है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपका पूरा जन्म कुंडली है मेरे पास, आरसीएम की जन्म कुंडली। होता है ना एक बाबा जो दूर से देख के बता देते हैं कि तेरा भविष्य कैसा है, तेरा भूत कैसा था, तो आरसीएम वाले बाबा है। हाँ, वो बता देगा कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। उस दिन के लिए भूल जाइए, 26 जनवरी भूल जाइए, कुछ दिन के लिए छोटे मोटे त्योहार भूल जाइए। अभी रोज जी ने क्या बताया कि ईद भी इन्होंने नहीं मनाई। और अगर ये 4 साल 5 साल अगर आपने ये त्याग कर दिया ना, ये 5 साल इरोज बेग जी वाला समय था, अब 5 साल नहीं, अब 5 महीना, 5 महीने के अंदर, क्योंकि उस समय ये मिरेकल मॉर्निंग सेशन नहीं हो रहा था, उस समय इस तरह का माहौल हम लोग नहीं दे पाते थे लोगों को। तो ये 5-6 महीना बहुत निर्णायक है। 5-6 महीने में हम लोग इतना बड़ा कारनामा करेंगे ना कि पूरी दुनिया हिल जाएगी। अभी 26 जनवरी हो, ईद हो, दिवाली हो, बकरीद हो, होली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने ये छोटी छोटी कुर्बानी, छोटी छोटी खुशियों का त्याग कर दिया, तो दोस्तों आज क्या शानदार लाइफ स्टाइल है रोज बेग जी का, आज क्या शानदार लाइफ स्टाइल है पूजा मैडम का, आज क्या लाइफ स्टाइल है बबलू जी का, आज क्या लाइफ स्टाइल है रवि पांडे जी का। ये सब आप यहाँ पे जितने साथी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, ये आपकी जिंदगी में आ सकता है। सतीश पंडित जी बोलते हैं कि बड़ी खुशी पाने के लिए छोटी खुशी छोड़ना पड़ता है। इंसान छोटी खुशी छोड़ ही नहीं पाता, और यही कारण है कि बड़ी खुशी हासिल नहीं कर पाता। तो जिंदगी में बड़ी खुशी चाहिए तो छोटी छोटी खुशियों का त्याग